नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश कुमार और हम फिर से एक बार क्लास 10th का क्विक रिवीजन करवा रहे हैं। चैप्टर द्विघात समीकरण। जिन बच्चों का द्विघात समीकरण चैप्टर छूट चुका है वो बच्चे फिर से एक बार पूरा का पूरा जितना भी इसकी थ्योरी है या इसके क्वेश्चन है ये सारा का सारा कवर कर सकते हैं। ये चैप्टर जो है बीजगणित के अंतर्गत आता है और बीजगणित जो क्लास 10th में है, क्लास 10th में बीजगणित से पूरा का पूरा 18 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो जिन बच्चों को छूट गया है तो इस वीडियो को जरूर देखना। तो चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी द्विघात समीकरण की जो व्यापक समीकरण होगा, यानी कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक समीकरण होगा, यानी कि कोई भी द्विघात समीकरण का रूप कैसा होगा। तो द्विघात समीकरण के जितने भी द्विघात समीकरण होंगे उन सभी समीकरणों का जो रूप होगा वो कहीं ना कहीं इस इक्वेशन से बिलोंग करेगा। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यह है एक द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण। इसका मतलब यह है कि इस समीकरण के अंतर्गत ये एक प्रकार का द्विघात समीकरण का एक सांचा है। ये जितने भी द्विघात समीकरण होंगे वो सारे के सारे इसी से बिलोंग करेंगे। कुल मिलाकर एक शब्द में बात करें कि द्विघात समीकरण है क्या। द्विघात समीकरण मतलब कि एक ऐसा समीकरण जिसकी मैक्सिमम पावर मतलब चर की जो मैक्सिमम पावर होगी वह 2 होनी चाहिए। अगर किसी भी बहुपद में या किसी भी समीकरण में अगर मैक्सिमम चर की मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। अब बात करते हैं कि इस समीकरण में ए बी सी क्या है। तो ए बी सी ये चर के गुणांक है, चर x के गुणांक है और इन गुणांकों को कहा जाता है वास्तविक गुणांक। वास्तविक मतलब कि एक ऐसी संख्याएं जो एक ऐसी संख्या जो परिमेय है और साथ में अपरिमेय भी है। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो जितने भी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में ए बी सी की जगह में वास्तविक संख्याओं को प्लेस किया जाता है। तो वास्तविक संख्याओं के रूप में जैसे 3 भी हो सकता है, 3.1 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, √3/2 भी हो सकता है, -0.1 भी हो सकता है, एक्सेट्रा। यानी इस प्रकार कोई भी नंबर इनकी जगह में प्लेस किया जाएगा। एक जम कभी 3 भी हो सकता है, माइनस की भी संख्या हो सकती है, √रूट की भी संख्या हो सकती है। तो कुल मिलाकर के ऐसे नंबरों को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें कि जैसे अब इसी से एक हम द्विघात समीकरण बना रहे हैं। तो जैसे मैं यहां पर a बराबर रख दूं कितना 5 और b बराबर मैं रख दूं √3 और c बराबर रख दिया जाए -6। तो इसको अगर मैं इस इक्वेशन में प्लेस कर दूं a और b की जगह में तो कैसा बनेगा समझिएगा। तो a की जगह में कितना हो गया 5 और गुणे में कितना है x²। ये जो x लगा है ना यह एक परिवर्तनशील वैल्यू, परिवर्तन मतलब कि ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकती है। अब कुछ भी हो सकती है तो मीन्स यहां पर अगर द्विघात समीकरण है तो केवल ये 2 ही प्रकार से चेंज हो सकती है, हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो मैंने a की जगह में क्या रख दिया 5 और b की जगह में कितना है √3, तो √3 रख दिया, ये हो गया x। और इसके बाद c की जगह में कितना -6 बराबर 0। तो यह क्या हुई एक, इसे कहेंगे यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। कैसे पहचान पाए हम द्विघात समीकरण है, क्योंकि इस समीकरण की मैक्सिमम पावर कितनी है चर की 2, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसे कहेंगे द्विघात समीकरण। कभी भी अगर हमें द्विघात समीकरण की पहचान करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यही देखना है कि उस समीकरण में चर की मैक्सिमम पावर कितनी है। तो मैक्सिमम पावर कितनी है 2। तो डेफिनेटली हम इसको क्या कहेंगे, यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। बात आगे करते हैं। अगर द्विघात समीकरण है तो आप जानते हैं कि समीकरण में एक चर भी लगा है, इस चर के मान भी होंगे। अब आपने पढ़ा होगा ऐसा कि द्विघात समीकरण में बोलता है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए,
मूल मतलब हल ज्ञात कीजिए। तो हल, ये मूल है क्या, है ना। तो इसका मतलब यह है कि मूल मतलब यह होता है कि x के मान, इस समीकरण में x के मान, x के वो मान जो x की जगह में प्लेस कर दिया जाए तो पूरा का पूरा समीकरण क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक ना। इसलिए इन हलों को यह भी कहा जाता है कि ये दिए गए समीकरण के शून्यक हैं। शून्य मतलब जो इसको शून्य कर दे, पूरा पूरा परिणाम क्या कर दे, शून्य कर दे, ठीक है। तो अगर हम इस द्विघात समीकरण की बात करें कि इसमें कितने शून्यक होंगे, तो शून्यक कितने होंगे समझ लीजिएगा। यह समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण। मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। जितनी मैक्सिमम पावर होगी x के उतने ही मान होंगे, ठीक है। तो इस समीकरण को हल करने में x के मैक्सिमम मान कितने निकल के आ सकते हैं, 2, ठीक है ना। x के कितने मान निकल के आएंगे, 2। तो समझिएगा, तो मैंने मान लिया कि x के 2 मान निकल के आएंगे। एक ऐसे मान निकल के आया x इक्वल टू, एक मान लिया अल्फा और दूसरा मान लिया x इक्वल टू मान लिया गया बीटा, ठीक है ना। हमने एक मान लिया x इक्वल टू अल्फा, अल्फा मतलब कि कोई वैल्यू निकल के आई, वो 1 हो सकती है, 5 हो सकती है, √3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू ये हो जाएगी x इक्वल टू बी। अब b मतलब ये भी ऐसे हो जाएगी कि 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो आप इससे घबराए नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये x का मान है, ये किसी द्विघात समीकरण का x का मान है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम इसको x की जगह में प्लेस कर दे अल्फा को, प्लस √3, x जगह कितना आएगा अल्फा, इसके बाद -6, तो ये पूरा का पूरा इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0। और जैसे ही 0 हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, ये दिए गए समीकरण का शून्यक है, हल है, मूल है, ठीक है ना, समझिएगा। तो इसके मैक्सिमम हल, किसी भी द्विघात समीकरण के मैक्सिमम शून्यक कितने हो सकते हैं, 2। कितने होंगे, 2। आगे समझते हैं। अब किसी भी समीकरण को, किसी भी द्विघात समीकरण के शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, तो किसी भी द्विघात समीकरण के शून्यक ज्ञात करने के 3 नियम होते हैं। पहला नियम है गुणनखंडन विधि द्वारा। पहला क्या है, गुणनखंड विधि द्वारा। और दूसरा है, दूसरा क्या होगा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। दूसरा हो गया पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, और तीसरा क्या होगा, श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य नियम द्वारा। किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के ये 3 नियम है, ठीक है। और तीनों से ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और लड़का कंफ्यूज रहता है कि सर कोई भी द्विघात समीकरण आया तो उसमें अगर नहीं दिया है कि किस नियम से करें, गुणनखंडन विधि से या फिर पूर्ण वर्ग से या फिर श्रीधराचार्य से, अगर उसमें नहीं दिया गया है, केवल लिखा हुआ है कि दिए गए समीकरण के हल ज्ञात कीजिए, तो फिर आप किसी भी समीकरण से यानी किसी भी नियम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर उसमें दिया गया है कि इस नियम से गुणनखंड विधि द्वारा दिए गए समीकरण के हल ज्ञात कीजिए, तो फिर आपको उसी नियम से उसका हल ज्ञात करना है। अगर उसके अलावा अगर आप किसी दूसरे नियम को यूज करते हैं तो फिर ये समझ लीजिए कि आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अगर उसमें पर्टिकुलर दिया गया है कि इस नियम से ही करना है, आप उस नियम से नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंडन विधि द्वारा हम किसी भी द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि द्विघात समीकरण दिया गया है x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है ना, तो यह एक द्विघात समीकरण है। तो कह रहा है कि इस द्विघात समीकरण के हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस द्विघात समीकरण में कौन सा नियम लगाते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा। सभी लोग समझिएगा कि गुणनखंड विधि से हम इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है ना। तो समझते हैं इसको। तो
तो इसके हम जनरल इक्वेशन में जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इस प्रकार की कोई द्विघात समीकरण दी गई है तो हम इसको गुणनखंड विधि द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे जो पहला स्टेप उसमें क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे कि आपको ए से गुणा करवाना, किसके, सी से। ए का गुणा करवाइए किससे, सी से। ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, मैक्सिमम पावर का गुणांक। तो मैक्सिमम पावर कौन है, एक्स स्क्वायर। तो इसे गुणांक कितना, ए। सबसे पहले क्या करें कि ए का गुणा करवाए किसमें, सी में। तो कितना हो जाएगा, ए गुणते सी। इतना सब लोग कर लेंगे ना। सबसे पहले ए का गुणा करवाएं किससे, सी से। तो ये पहला स्टेप हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 ये कहता है कि AC जो आया है, गुणा करने के बाद जो AC आया है, AC के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। अब इसके बाद स्टेप 3 में आएंगे। स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 ये कहता है कि जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, उस अभाज्य गुणनखंड में दो संख्याओं का पेयर ऐसे बनाना है, दो संख्याओं का युग्म इस प्रकार से बनाना है कि जोड़ने या घटाने पर हमें b आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर b आना चाहिए, और गुणा करने पर a गुणे c का जितना परिणाम आया था उतना फिर से आना चाहिए, a गुणे c। यानी a गुणे c जितना किए थे, a गुणे c आया कितना, ac। तो जितना गुणन करने में आया था उतना वो फिर से आना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि गुणा करने पर घटाया, यानी कि घटाना पड़ेगा या फिर जोड़ना पड़ेगा, कि जोड़ने पर इसको b आएगा या फिर घटाने पर। तो ध्यान रखिएगा, यदि, तो इसकी पहचान हम कहां से करेंगे, यदि A और C, A और C विपरीत चिन्ह पर हैं, विपरीत चिन्ह है। अगर A और C विपरीत चिन्ह, मतलब एक प्लस हो एक माइनस हो, तो लिखेंगे घटाना पड़ेगा, तो घटाना पड़ेगा। और इसके बाद दूसरा नियम ये है, पहला नियम तो इसका ये हो गया, दूसरा नियम ये है, यदि A और C दोनों ही एक ही प्रकार के चिन्ह हैं, एक ही प्रकार के चिन्ह हैं, तो क्या करना पड़ेगा, तो जोड़ना पड़ेगा। समझ गए। अगर चिन्ह विपरीत है, मान लीजिए कभी -a आ गया, मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक जो है नेगेटिव है, लेकिन जो c है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस का माइनस, इसका मतलब क्या करना, घटा के लाना पड़ेगा b को, ठीक है। इसके बाद यदि a और c दोनों एक ही सेम चिन्ह है, माइनस माइनस दिया गया है, जुड़ जाएगा, चिन्ह क्या आएगा, माइनस का, ठीक है। गुणा करने पर प्लस का आएगा और जोड़ने पर चिन्ह माइनस का ही आता है। संख्यात्मक मान जुड़ जाते हैं, चिन्ह क्या आएगा, माइनस का। प्लस प्लस का हुआ तो जुड़ जाएगा, गुणा करेंगे तो प्लस का ही आएगा। इतना समझ में आया सभी को। अब ये हो गया। अब क्या करेंगे, तो मैंने क्या कहा, जैसे मान लीजिए वो संख्याएं जो गुणांक आए हैं, स्टेप 4, मान लीजिए जो गुणांक हमने निकाले हैं, उनको कुछ नाम दे देते हैं। वो गुणांक आए हैं अल्फा और बीटा। तो घटाने या जोड़ने पर क्या आना चाहिए बेटा, b। घटाने या जोड़ने पर इनको क्या आना चाहिए, b। और अल्फा गुणे बीटा गुणा करने पर कितना आना चाहिए, AC। समझ गए ना, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, AC। तो ये सारी बातें हम यहां समझते हैं, यही सारी बातें इसमें लागू करते हैं। तो जरा मैं इसमें देखूं, इसमें A का मान कितना है,
इसको कंपेयर करवाए ना, एक्स का एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना ए है ना, तो ए क्या है इसमें, एक है ना, तो ये हो गया एक। बी कितना है, दो। केवल एक्स का यानी एक्स के पावर एक का गुणांक बी होता है और एक्स स्क्वायर गुणांक कौन होता है, एक। तो कितना बी कितना हो गया, दो। सी बराबर कितना हो गया, एक। समझ गए इतना, तो समझते हैं इसको गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो गुणनखंड विधि द्वारा हम बात करते हैं, तो कितना हो गया बोलिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का गुणा करेंगे किससे, सी से। तो ए कितना है, एक, और सी कितना है, एक। तो अब कितना आ गया ये, तो ए गुणे सी। ये कहां करेंगे हम, इसे करेंगे हम रफ में। ये क्या है, ये रफ कार्य है, ठीक है। तो एक गुणे एक कितना आया, एक। इसके बाद बेटा ये देखें कि जो ए है और सी है इनके चिन्ह कैसे हैं, कैसे है, प्लस। इसका मतलब जोड़ने पर कितना आना चाहिए, दो, दो आना चाहिए ना। तो एक गुणे एक, देखिए ध्यान रखिएगा, संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है, संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दो, ठीक है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, दो। तो संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं, जो मैंने यहां पर लिखवा दिया अभाज्य गुणनखंड करें। अगर संख्या और कोई दूसरी है तो वहां अभाज्य गुणनखंड जरूर आएंगे। कभी कभी क्या होता है कि अभाज्य भी होता है और दूसरी संख्या एक भी होती है, तो दोनों के बीच में जैसे दो एक का नम दो और लाना था तीन, तो दो एक कितना हो गया, तीन। तो इनके गुणन में ध्यान दे। तो कुल मिलाकर जितना गुणन किया गया है वो जोड़ने घटाने पर उतना आना चाहिए बी के बराबर। तो एक गुणे एक आया, ए और सी दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो एक और एक जोड़ के कितना आ जाएगा, दो। तो हम ऐसे इनको लिखेंगे, ये कितना हो गया, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्या करेंगे, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसमें एक प्लस एक के रूप में। इसको क्या लिखेंगे, एक्स, एक्स गुणा कितना हो गया, एक, और प्लस एक्स कितना हो गया, प्लस एक, बराबर कितना हो गया बेटा, जीरो। समझ में आया। अब क्या करें, इनमें दो दो पेयर बना लें, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, ठीक है। इन दोनों में से क्या करें, देखे जरा, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो हम क्या करें, एक एक्स को ऐसे कॉमन ले लें। तो कॉमन ले लें, कितना इसमें कितने एक्स बचे, एक, और इसमें क्या बचा, हाँ जीरो कभी नहीं बचेगा। ये मत सोचिए इसमें हमने एक्स को पूरा पूरा कॉमन ले तो जीरो बचे, जीरो नहीं। इसका गुणांक किसी भी संख्या का हमेशा गुणांक बचता है। तो कितना हुआ इसका गुणांक, एक, गुड। प्लस इन दोनों में कॉमन कौन है, वेरी गुड, इन दोनों में कॉमन कौन है, एक। तो इनमें से ले लेंगे तो कॉमन कितना, एक, तो कितना हो गया ये एक्स और प्लस का एक बराबर कितना होगा बेटा, जीरो। अब देखो दोनों में देखें, इसमें और इसमें देखें, दोनों में कॉमन कौन है, एक्स प्लस वन। ये कितना, एक्स प्लस एक कॉमन हो गया। एक्स प्लस एक जब कॉमन हो गया तो इसमें कितना बचा, एक्स, इसमें कितना बचा, एक्स, इधर कितना बचा, प्लस वन, बराबर कितना हुआ, जीरो। ये दोनों गुणे में संख्या हो गई ना, एक्स प्लस वन गुणे एक्स प्लस वन। तो क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें ये लिखेंगे कि एक्स प्लस एक बराबर जीरो, और दूसरा वाला x प्लस एक बराबर जीरो। तो बड़ा x बराबर कितना आया, माइनस एक, एक्स प्लस वन, ये कितना x बराबर कितना आया। तो देखो x के मान तो हमें दो मिले हैं, भले ही दोनों क्या हो, सेम है। तो इस चीज के बारे में हम बाद में पता लगाएंगे कि इसके सॉल्यूशन, इनकी सॉल्यूशन की प्रकृति क्या हो सकती है। कभी ये अलग अलग आएंगे, कभी दोनों सेम आएंगे, कभी कभी ऐसा भी होगा कि दोनों वास्तविक मान नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो इतना नोट करें। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 10, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर जीरो। यह एक द्विघात समीकरण है और यह बोला गया है कि इसको गुणनखंडन विधि द्वारा
गुणनखंड विधि से हल करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करते समय जब इसको हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 10 बराबर 0। इसमें सबसे पहले हम ज्ञात करें कि a का मान कितना है। a का मान कितना है 1, b का मान कितना है और c का कितना है माइनस का 10। गुणनखंड विधि में क्या करना है, सबसे क्या करना, c का गुणा करवाएंगे किसमें 1 में, 10 से करना। अब क्या करेंगे, 10 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। कितना है 2 पंचे 5 से करना 5। तो ये चिन्ह काहेगा है, सी काहेगा चिन्ह है, ये का चिन्ह है। तो प्लस माइनस क्या करेगा, घटाने पर कितना आना चाहिए 3, प्लस का ना, समझते हैं। तो ये कितना है 2 पंचे 10, 5 में से 2 निकाल दे कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 में से निकालना कितना 2, ऐसे। यानी इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस का 2 माइनस 10 बराबर का 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, अगर प्लस लाना है तो संख्या बड़ी वाली क्या होगी प्लस की, कितना होगा 2x और माइनस का 10 इक्वल टू 0। 2 तो पेयर बना दे, ये कितना आ जाएगा x कॉमन लिया कितना हो जाएगा x, ये कितना बचा 5। इसी के जैसा बनाना है अगले वाले को, क्या कॉमन लेना पड़ेगा माइनस 2, 2 कट रहे हैं 2 से, 2 एक 2, 2 पंचे, और दोनों में माइनस भी कॉमन है। तो जैसे माइनस कॉमन है तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो गया, इसका तो माइनस कॉमन चला गया तो बच्चा कौन प्लस, अंदर वाला माइनस कॉमन हो क्या बचेगा प्लस, 2 पंचे 10, दोनों सेम हो गए ना, दोनों में कॉमन कौन हुआ x प्लस का 5, ये कितना हो गया x माइनस का 2, कितना हो गया, कितना आ गया x प्लस का 5 बराबर 0 और x माइनस का 2 बराबर 0। कितना है x बराबर माइनस का 5 और ये x बराबर 2। तो इस प्रकार से इसके सॉल्यूशन हो गए, ठीक ना। अब हम आगे बात करेंगे किसकी, तो आपने देखा इसके दोनों सॉल्यूशन क्या है भिन्न भिन्न ना, तो कभी भिन्न भिन्न आएगा, कभी सेम भी आ जाएगा, कभी ऐसा भी होगा कि आप इसके सॉल्यूशन नहीं ज्ञात कर पाएंगे।